हेलो एवरीवन। आज वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि हम आज एक साथ तीन क्रिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लेटो और एरिस्टोटल के बाद लिटरेरी क्रिटिसिज्म में क्या हुआ? क्या आर्ट सिर्फ एक कॉपी है या इसमें कोई स्पिरिचुअल पावर छिपी है? आज हम बात करेंगे उन तीन लिजेंडरी थिंकर्स की जिन्होंने लिटरेचर, ऑरेटरी और फिलोसफी को हमेशा के लिए बदल दिया। एक थे क्विंटेलियन, एक प्लोटेनियस और तीसरे पॉर्फेरी। वेलकम बैक टू लिट क्लासरूम। आई एम संजय, अ लिटरेरी एक्सपर्ट, और आज हम जानेंगे इन तीन क्रिटिक्स के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं क्विंटेलियन के बारे में। क्विंटिलियन का पूरा नाम मार्कस फेबियस क्विंटिलियनस था। यह एक रोमन रियोट्रिशियन का मतलब होता है जो भाषण कला और इफेक्टिव राइटिंग के एक्सपर्ट होते हैं। ये एक टीचर, क्रिटिक और एजुकेशनिस्ट थे। इन्हें एंशियंट रोम का सबसे महान रियोट्रिक का टीचर माना जाता है। यह पहले ऐसे पब्लिक टीचर थे जिन्हें रोमन स्टेट की तरफ से प्रॉपर सैलरी मिलती थी। इनके आइडियाज ने रेनेसां, ह्यूमनिस्ट और न्यू क्लासिकल क्रिटिक्स मॉडर्न एजुकेशनल थ्योरी पर बहुत गहरा असर डाला। अगर हम बात करेंगे मेजर वर्क के बारे में, तो इनका मेजर वर्क है इंस्टीट्यूशो ओरेटियो, जिसका मतलब है द एजुकेशन ऑफ एन ओरेटर। ये किताब 12 बुक्स में लिखी गई है और एक आइडियल स्पीकर की एजुकेशन का कंप्लीट गाइड। इसमें चाइल्डहुड एजुकेशन, मॉरल ट्रेनिंग, ग्रामर, रियोट्रिक, लिटरेरी क्रिटिसिज्म और पब्लिक स्पीकिंग सब कुछ डिटेल में कवर किया गया। अगर हम बात करें क्विंटिलियन के व्यू के बारे में, जो कि उन्होंने एक आइडियल ओरेटर के बारे में दिया था, तो उनका एक आइडियल ओरेटर का कॉन्सेप्ट उनकी इस फेमस डेफिनेशन में दिखता है, अ गुड मैन स्किल्ड इन स्पीकिंग, और इसे लैटिन में कहते हैं वीर बोनस डिसेंडी पेरिटस। इसका मतलब है कि एक ओरेटर के अंदर मॉरल गुडनेस, विजडम और एलिक्वेंस जो है, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। एलिक्वेंस की बात करें तो इसका मतलब होता है प्रभावशाली तरीके से बोलना। जो सोफिस्ट होते हैं, वो अक्सर आर्ग्यूमेंट्स जीतने के लिए जो है वो ट्रिक्स सिखाते थे। तो उनका मानना था कि जो सोफिस्ट की तरह जो है लोगों को सिर्फ मैनिपुलेट करने के बजाय, उनका मानना था कि रियोट्रिक को सच और मोरालिटी की सर्विस करनी चाहिए। अगर हम बात करें उनके मॉरल फाउंडेशन जो है, रियोट्रिक के बारे में उनका मॉरल फाउंडेशन क्या कहता है, तो क्विंटिलियन के अकॉर्डिंग रियोट्रिक सिर्फ पर्सुएशन का टूल नहीं, एक स्पीकर को ऑनेस्ट, वर्चुअस और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। इसीलिए इनका क्लियर फॉर्मूला था, गुड कैरेक्टर प्लस इफेक्टिव स्पीच इज इक्वल टू आइडियल ऑडिट। इस एथिकल व्यू के बाद जो ह्यूमनिस्टिक क्रिटिसिज्म को है वो उन्होंने बहुत डीपली जो है इन्फ्लुएंस किया था। अगर हम बात करें थ्योरी और प्रैक्टिस के बारे में, तो उन्होंने प्योरली थ्योरेटिकल लर्निंग को रिजेक्ट किया था। उनका मानना था कि सिर्फ नॉलेज काफ़ी नहीं है, बल्कि एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है। प्रैक्टिस करने से ही आपकी जजमेंट जो है डेवलप होती है। इसीलिए थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों मिलकर ही इफेक्टिव रियोट्रिक बनाते हैं। अगर हम बात करें इमिटेशन के कॉन्सेप्ट की, तो उनके हिसाब से इमिटेशन यानी कि नकल करने को लेकर उनका कॉन्सेप्ट जो है बहुत क्लियर था। इमिटेशन का मतलब उनके लिए ब्लाइंडली कॉपी करना नहीं था, इसका मतलब है मास्टर से सीखना, उनकी स्ट्रेंथ को ऑब्जर्व करना और उसके बाद अपना खुद का एक अलग स्टाइल डेवलप करना। ये प्रिंसिपल आगे चलकर रेनेसां और न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म का फंडामेंटल बेस बन गया। अगर बात करें इनकी आयरनी की थ्योरी के बारे में, तो क्विंटिलियन ने आयरनी को फॉर्मली डिफाइन किया था। आयरनी का मतलब होता है व्यंग्य, सेइंग द ऑपोजिट ऑफ व्हाट वन मीन्स, जो आपका मतलब है उसका बिल्कुल उल्टा बोलना। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट मान लो एग्जाम में फेल हो जाए और टीचर कहे एक्सीलेंट वर्क, तो उसका एक्चुअल मीनिंग बिल्कुल ऑपोजिट होता है। ये आयरनी की क्लासिकल डेफिनेशन बन गई। अगर हम बात करें एजुकेशनल फिलोसफी के बारे में, तो वो एक ऐसे थिंकर थे जिनकी एजुकेशनल फिलोसफी आज भी परफेक्ट मानी जाती है। उनका मानना था कि एजुकेशन अर्ली एज में शुरू होनी चाहिए, टीचर्स को स्टूडेंट को एनकरेज करना चाहिए, हार्श पनिशमेंट अवॉइड करनी चाहिए और स्टूडेंट का जो है मॉरल कैरेक्टर डेवलप करना चाहिए। इन्हीं वजह से उन्हें एक अर्ली एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट भी माना जाता है। अगर हम बात करें इनके इन्फ्लुएंस की, तो अपने काम से उन्होंने रेनेसां ह्यूमनिस्ट, न्यू क्लासिकल क्रिटिक्स, मॉडर्न जियोट्रिक और एजुकेशनल थ्योरी को बहुत इन्फ्लुएंस किया था। यहाँ तक कि फेमस इंग्लिश पोएट अलेक्जेंडर पोप ने उन्हें एंटीक्विटी का सबसे बड़ा क्रिटिक बताकर उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ की थी। तो ये रहे हमारे आज के पहले क्रिटिक। अब बात करेंगे हम प्लॉटिनस के बारे में। प्लॉटिनस एक ग्रीन फिलोसफर थे और उन्हें नियो प्लाटोनिज्म यानी कि
प्लेटो की फिलॉसफी का एक नया और स्पिरिचुअल रूप कह सकते हैं। उसका इन्हें फाउंडर माना जाता था। एंटिक्विटी के बाद वो प्लेटो के सबसे इन्फ्लुएंशियल इंटरप्रेटर थे। उन्होंने फिलॉसफी, रिलीजन और मिस्टिसिज्म को आपस में कंप्लीटली कंबाइन कर दिया। इनके आइडियाज ने आगे चलकर क्रिश्चियन थियोलॉजी, मेडिवल फिलॉसफी, रेनेसां एस्थेटिक्स और लिटरेरी क्रिटिसिज्म को पूरी तरह शेप किया। अगर हम बात करें इनके मेजर वर्क के बारे में, इनके सबसे मेजर वर्क का नाम है एनिड्स। एनिड्स का मतलब होता है ग्रुप्स ऑफ 9। इस किताब को इनके डिसाइपल यानी कि प्रोफेरी ने कंपाइल किया था और इसमें प्लोटिनस की सारी फिलोसफिकल टीचिंग्स लिखी हुई है। अगर हम बात करें न्यूप्लाटोनिज्म के बारे में, तो न्यूप्लाटोनिज्म का सिंपल सा मतलब है प्लेटो की फिलोसफी का एक रिवाइवल और एक नई इंटरप्रिटेशन। प्लोटिनस ने प्लेटो के आइडियाज को एक्सपेंड किया और एक कंप्लीट मेटाफिजिकल सिस्टम बना दिया। मेटाफिजिकल सिस्टम की बात करें तो रियलिटी और एग्जिस्टेंस के अंडरलाइंग नेचर की स्टडी को हम मेटाफिजिकल सिस्टम कहते हैं। अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट की, तो इन्होंने द वन का कॉन्सेप्ट दिया। इनकी फिलोसफी का सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ा आइडियल ये कॉन्सेप्ट था द वन का, जिसे हम द एब्सोल्यूट भी कहते हैं। ये ऐसी अल्टीमेट रियलिटी और परफेक्ट यूनिटी है जो हर चीज का सोर्स है। यह हमारी सोच और लैंग्वेज से भी परे। अ, अगर हम बात करें तो दुनिया की हर एक चीज आखिर में इसी द वन से ओरिजिनेट होती है। अगर हम इनकी बात करें एमिनेशन थ्योरी के बारे में, तो इनका एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है थ्योरी ऑफ एमिनेशन। एमिनेशन का मतलब होता है किसी सोर्स से बाहर बहना या फिर फ्लो होना। जैसे सूरज से रोशनी निकलती है, वैसे ही एक यूनिवर्स किसी ने डायरेक्ट क्रिएट किया है, बल्कि ये उस एब्सोल्यूट से एनिमेट होते हैं, यानी कि उससे फ्लो होता है। अगर हम बात करें रियलिटी के हायरार्की के बारे में, तो प्लोटिनस ने रियलिटी की एक स्पिरिचुअल हायरार्की दी, जिसमें सबसे पहले लेवल पर जो है द वन, सेकंड लेवल पर आता है डिवाइन, थर्ड लेवल पर आता है वर्ल्ड सोल और फोर्थ लेवल पर हमारा मेटेरियल वर्ल्ड आता है। अगर उनके हिसाब से हम देखें ब्यूटी क्या होती है, तो प्लोटिनस ने बताया था कि ब्यूटी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है। उनके अकॉर्डिंग ब्यूटी सिर्फ देखने में नहीं बल्कि डिवाइन परफेक्शन का ही एक रिफ्लेक्शन है। कोई भी चीज इसीलिए खूबसूरत है क्योंकि वो उस एब्सोल्यूट में पार्टिसिपेट करती है। तो जर्नी ऐसे ही कि हम फिजिकल ब्यूटी से स्पिरिचुअल ब्यूटी और फिर एब्सोल्यूट ब्यूटी तक पहुंचते हैं। अगर हम आर्ट और लिटरेचर की बात करें, तो प्लेटो ने आर्ट को इमिटेशन ऑफ इमिटेशन कहा था, ठीक है। लेकिन जो प्लोटिनस है, उन्होंने आर्ट को एक हायर स्टेटस दिया। उनका मानना था कि जो है वो स्पिरिचुअल ट्रूथ को रिवील कर सकती है और हमारी सोल को उस एब्सोल्यूट की तरफ राइज करने में मदद करती है। इसीलिए आर्ट के अंदर जो है एक स्पिरिचुअल वैल्यू, फिलोसफिकल सिग्निफिकेंस और ट्रांसफॉर्मेटिव पावर होती है। अगर हम बात करें मिस्टिसिज्म के बारे में, तो प्लोटिनस के हिसाब से जो है हमारी लाइफ का अल्टीमेट गोल है उस द वन के साथ मिस्टिकल यूनियन अचीव करना। इसके लिए एक सोल को सभी मेटेरियल डिस्ट्रक्शंस को रिजेक्ट करना पड़ता है और स्पिरिचुअल असेंट अचीव करनी पड़ती है। अगर हम बात करें ग्रेट चेन ऑफ बीइंग के बारे में, तो प्लोटिनस ने बताया था कि ग्रेट चेन ऑफ बीइंग जो है उसका एक फिलोसॉफिकल फाउंडेशन रखा है। ये एग्जिस्टेंस का एक हायरार्कियल स्ट्रक्चर है जो कुछ इस तरह चलता है, गॉड से शुरू होकर फिर एंजल्स, ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स और आखिर में मैटर तक। ये चेन मेडिवल और रेनेसां टाइम में बहुत स्ट्रांगली फॉलो की गई है। अगर हम इनके इन्फ्लुएंस की बात करें, तो प्लोटिनस ने सेंट अगस्टाइन क्रिश्चियन थियोलॉजी, डेंचे रेनेसेमिनिस्ट जो थे और रोमांटिक एस्थेटिक को डीपली इन्फ्लुएंस किया था। तो ये थे हमारे आज के दूसरे क्रिटिक, और हम बात करेंगे आज के अंतिम क्रिटिक यानी कि पोर्फिरी के बारे में। पोर्फिरी एक सीरियन ग्रीक फिलोसोफर थे और प्लोटिनस के सबसे फेमस डिसाइपल थे। इन्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट नियो प्लेटोनिक थिंकर माना जाता है क्योंकि इन्होंने ही प्लोटिनस की टीचिंग्स को प्रिजर्व और सिस्टमटाइज एक प्रॉपर सिस्टम से अरेंज किया था। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें प्लोटिनस के साथ, तो पोर्फिरी ने रोम में प्लोटिनस के अंडर पढ़ाई भी की थी और प्लोटिनस की डेथ के बाद पोर्फिरी ने अपना गुरु मतलब यानी कि प्लोटिनस की जितनी भी राइटिंग्स है उसे कलेक्ट किया था और बाद में उनको एडिट करके ग्रुप्स ऑफ 9 ट्रीटाइजेस और
मतलब जिसे हम कहते हैं कि एनिड्स, और उसी कलेक्शन का नाम जो है बाद में एनिड्स पड़ा था। अगर हम इनके मेजर वर्क्स के बारे में बात करें तो एनिड्स को एडिट करने के अलावा इनकी खुद की एक बहुत फेमस किताब है जिसका नाम है ईज़ागोस। ये एरिस्टोटल की लॉजिक पर एक इंट्रोडक्शन थी। ये किताब आगे चलकर मिडिल एजेस की सबसे इन्फ्लुएंशियल टेक्स्ट में से एक बन गई। अगर हम पोरफेरी एंड लिटरेरी थ्योरी की बात करें तो लिटरेरी थ्योरी में पोरफेरी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इंटरप्रिटेशन, एलिगरी, सिंबलिज्म और टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म में इन्होंने हमेशा एक टेक्स्ट की लिटरल लैंग्वेज, जो शब्द सामने लिखे हैं मतलब उनके पीछे के छुपे डीपर मीनिंग्स को समझने पर ज़्यादा जोर दिया था। अगर हम बात करें एलेग्रिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में तो पोर्फेरी मानते थे कि टेक्स्ट के अंदर जो है वो लिटरल मीनिंग के साथ साथ सिंबॉलिक और स्पिरिचुअल मीनिंग भी होते हैं। इनके इस एलेग्रिकल इंटरप्रिटेशन वाले मेथड ने मेडिवल बिब्लिकल इंटरप्रिटेशन को कंप्लीटली बदल कर रख दी। अगर हम यूनिवर्सल और पर्टिकुलर के बारे में बात करें तो पेरफेरी ने इसमें बताया था कि अपनी बुक इस गोज के जरिए उन्होंने यूनिवर्सल को एक कैटेगरीज और क्लासिफिकेशन पर कई फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस इसमें उठाए थे उन्होंने। इन्हीं सवालों से आगे चलकर एक फेमस मेडिवल डिबेट शुरू हुई जिसे रियलिज्म वर्सेस नॉमिनिज्म कहा करते थे या फिर कहते हैं। अगर हम बात करें एस्थेटिक की, अपने जो गुरु थे उनके प्लोटिनस, उन्हीं की तरह उन्होंने पोरफेरी ने भी यह माना था कि जो ब्यूटी है वो मटेरियल दुनिया से नहीं बल्कि एक हायर रियलिटी से आती है। आर्ट हमारी सोल को एलिवेट कर सकती है और लिटरेचर हमें स्पिरिचुअल ट्रूथ की तरफ गाइड कर सकती है। अगर हम इनके इन्फ्लुएंस की बात करें तो इन्होंने मेडिवल स्कूलेस्टिसिज्म, क्रिश्चियन थियोलॉजी, रेनेसां फिलॉसफी और एलेग्रिकल क्रिटिसिज्म पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी थी। तो दोस्तों इस लेक्चर में बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।